हेलो हेलो हेलो, क्या प्यारे दोस्त, मेरी आवाज़ अभी आप लोगों तक पहुंची होगी। माइक बंद था। रोशनी, संतराम, नरेश, आकांक्षा, रामनिवास, मुस्कान, मुकुल धीमान, अंशुल गुजर, एमडी अंजर, नदीम मलिक, गुड़िया, अंकिता, गिरिराज, किरण, शोभिता, विमलेश, लक्ष्मी, सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में बच्चे आज हम लोग गांधी युग पढ़ेंगे। गांधी युग के बाद में आपका हम लोग पढ़ेंगे फिर आपका भगत सिंह जी के बारे में। भगत सिंह जी के बाद में फिर हम चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ेंगे। रेस्ट ऑफ इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे होंगे आपका जो हमारे टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए रहते हैं, जैसे बंगाल के नवाब, सिख, और आपका दक्षिण के जो वंश हैं यानी तमिल साहित्य हुआ आपका, और विजयनगर साम्राज्य। इन साम्राज्यों को, यानी कि कहने का मतलब है आज की कक्षा के बाद में हमारी लगभग शायद 2 कक्षाएं और हों, या हो सकता है 3 कक्षाएं हो सकती हैं कुल मिला करके। तो अगले आने वाली 2 से 3 कक्षाओं में हमारा ये इतिहास का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और इतिहास का सिलेबस ख़त्म करके फिर हम स्टैटिक जीके की तरफ बढ़ रहे होंगे। यानी एक टॉपिक हमको स्टैटिक जीके में हर रोज़ करना है, ठीक है। और बाकी तुम सब बताओ, तुम सब ठीक हो ना? एकदम बढ़िया है ना? तुम्हारा अच्छा होना ज़रूरी है। हाजिरी लग चुकी सबकी, अब आगे ध्यान से पढ़ेंगे। अब नो कमेंट्स प्लीज, बस ध्यान से फोकस करिए मेरी बात पर, बहुत ध्यान से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग, ठीक है। गांधी युग, गांधी युग में दोस्त हम जानेंगे आपका महात्मा गांधी, जिनका जन्म हुआ आपका 2 अक्टूबर 1869 को। कॉमन बात है, हम सब जानते हैं। पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई। क्या नाम था माता जी का? पुतलीबाई इनकी माता जी का नाम था। पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी। 4 बेटे हैं इनके, हरिलाल, मणिकलाल, रामदास और देवदास। इनके 5वें पुत्र का नाम बहुत पूछा जाता है, जमनालाल बजाज। दरअसल में जमनालाल बजाज, इन्होंने अपने 5वें बेटे कैसे हुए? इन्होंने इनको गोद नहीं लिया, बल्कि जमनालाल बजाज ने ही गांधी जी को अपने पिताजी के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने कहा, मैं आपको अपने पिता के रूप में स्वीकार करता हूं, आप मेरे पिताजी हैं। बड़ी अच्छी बात हुई। क्या भैया पिता भी स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी उस तरह की श्रद्धा रही, उस तरह की श्रद्धा रही, ठीक है। 1882 में गांधी जी की शादी हुई, यानी गांधी जी की कितनी अवस्था रही होगी? 13 वर्ष के थे तब शादी हो गई। उस समय पर आप लोग जानते ही हैं, प्राचीन काल में कम उम्र में ही शादियां होती थी, कम उम्र में। हाँ, ये कॉन्सिडेंसी है कि आज 2 अक्टूबर भी है और आज ही के दिन ये क्लास है। उसी क्रम में बढ़ते बढ़ते ये बड़ी शानदार बात एक हुई। 1882 में शादी हुई और 1888 में लंदन पढ़ने गए बैरिस्टर बनने। बैरिस्टर बनने का क्या मतलब होता है, मैं आपको दोस्त पहले भी बता चुका। अगर आप एलएलबी करते हैं, इसका मतलब आपके पास क्या आएगी? आपके पास लॉ की डिग्री आएगी। क्या आएगी? लॉ की एक डिग्री आएगी, ठीक है। जैसे आपने ग्रेजुएशन की होगी तो ग्रेजुएशन की डिग्री आई होगी, 12th की होगी तो 12th की सनद या मार्कशीट आई होगी। इसके बाद होता है एडवोकेट। एलएलबी जब तक पढ़ाई की है तब तक वो लॉ, क्या बोलेंगे उसको, लॉ की डिग्री है, यानी कि ये लॉयर है। एलएलबी कर चुका है जो, वो सिर्फ लॉयर है। एडवोकेट क्या है? जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस कर ले। क्या कर ले? जब वो कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लग जाए, कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लग जाए तो वो एडवोकेट है। बैरिस्टर होता है जो लंदन जाके प्रैक्टिस करता है। लंदन जाके क्या करता है? प्रैक्टिस। यानी जो लॉ की डिग्री है उसकी, वो उसने कहां पर की है? लंदन में की है। तो उसको हम कहते हैं आपका, क्या बोलेंगे उसको? कहते हैं, सारे दोस्तों से मैं मना कर चुका हूं मित्र, कमेंट नहीं करने, प्लीज नहीं करने हैं, है ना भाई साहब, प्लीज। 1891 में लंदन से वापस आ गए। यानी लंदन इन्होंने जो अपनी वकालत की पढ़ाई की, वो कितने दिन की है? वो 3 वर्ष की है, ठीक है। क्या बोलेंगे? 3 वर्ष की है। हाँ, नेहरू रिपोर्ट को हम अब शामिल करेंगे आपका संवैधानिक विकास में, ओके। आगे आएंगे। 1891 में लंदन से वापस आ गए, यानी कितने वर्षों के बाद आए? 3 वर्षों के बाद। 1891 में जब ये इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में इनके पिताजी पहले दीवान थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी दीवानी हालत, यानी आर्थिक हालात इनके कमजोर होने लग गए। आर्थिक हालात कमजोर हो गए तो 1893 में गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि इस समय गांधी जी को बहुत अधिक जरूरत थी कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन सही हो, और उनको तलाश थी काम की, कि एक अच्छा काम उनको मिले, ठीक है।
1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने ये गए, यानी पत्राचार के माध्यम से शेख अब्दुल्ला ने एक बात कही कि भाई मेरा मुकदमा लड़ने के लिए तुमको अफ्रीका आना होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी पैसे की जरूरत भी है तो अफ्रीका चलते हैं। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए मुकदमा लड़ने। अब यहां पर बच्चों से जैसे ही पूछा जाता है कि गांधी जी लंदन से वापस कब आए, तो सारे बच्चे शोर मचाने लगते हैं 1915। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए 1915 में, लंदन से वापस कब आए, तो यहां गलती नहीं करनी है। बहुत बच्चा इस प्रश्न को गलत कर देता है। 1915 याद रखता है कि गांधी जी के लौटने की जो डेट है वो आपका 9 जनवरी 1915 है, तो वो गलती कर दोगे आप। ठीक है, आगे आएंगे। डरबन से प्रिटोरिया जाते समय सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का दे दिया। उनको क्या दे दिया गया, धक्का दे दिया गया। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे कि जब ये अफ्रीका गए तो इनको प्रथम श्रेणी का टिकट मिलता है। प्रथम श्रेणी का मतलब क्लास 1 में बैठ के टियर 1 में ये सफर कर रहे थे रेल में। वहां अंग्रेजों में बड़ा संघर्ष था, जैसे आज हम अपने देश में देखते हैं बच्चे, जातिवाद का संघर्ष है। एक कुछ जातियां कुछ जातियों के विरोधी हैं और अक्सर सभी जाति एक दूसरे के विरोधी हैं। हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। ऐसे ही यूरोप में या अमेरिका में या अफ्रीका के देशों में नस्ल भेद रहा। नस्ल भेद से मतलब गोरे और काले का भेद। संघर्ष था गोरे और काले को देख करके। गोरे और काले का जो संघर्ष है उसमें गांधी जी, जो कि आपका आप समझ सकते हैं कि किधर जाएंगे, आपका उनका रंग जो है वह गौर वर्ण नहीं था, गोरे रंग के वो नहीं थे, तो उन लोगों ने उनको रेल से धक्का दे दिया। यहां पर सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग स्टेशन था जहां पर इनको धक्का दे दिया गया। इसके बाद ये एक्टिव हुए, मुकदमा लड़ा। तो यहां गांधी जी ने देखा कि नस्ल भेद की लड़ाई बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने नस्ल भेद की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक शुरुआत की जिसको हम बोलते हैं नटाल कांग्रेस। तो नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1894 में, 1894 में। ठीक है, क्या बोलेंगे, वो दिक्कत। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की। और किस लिए हुई थी नटाल कांग्रेस की स्थापना, नस्ल भेद को खत्म करने के लिए। 1904 में जब ये अफ्रीका थे तो वहीं पर इन्होंने क्या बनाया, एक फिनिक्स आश्रम। आश्रम से मतलब था कि जहां हम रहें उसके लिए एक हेडक्वार्टर तो चाहिए, हेडक्वार्टर तो चाहिए। तो 1904 में फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम यानी कि एक हेडक्वार्टर चाहिए। और 1904 में फिनिक्स आश्रम, यहीं से इन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला, जो लोगों को जागरूक करने के लिए था। ये कहने के लिए था कि भाई नस्ल भेद जो है वह सही नहीं है, या किसी भी मायने में हम किसी व्यक्ति से भेदभाव करते हैं तो वह सही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें रहीं। इसके बाद गांधी जी, वहां पर एक जुलू संघर्ष हुआ था। जुलू नस्ल भेद के लिए, गोरों और कालों के बीच में जुलू संघर्ष में भी, जुलू संघर्ष है आपका 1906 का, जुलू वॉर भी कहते हैं जिसको, जुलू वॉर, ये अफ्रीका में हुआ था 1906 में। इसमें भी गांधी जी ने सक्रियता दिखाई थी। कहने का मतलब है गांधी जी की नस्ल भेद को लेकर के, यानी सही मांग को उठाने के लेकर के एक डिमांड बढ़ी, एक डिमांड बढ़ी। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए, भारत वापस आ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 9 जनवरी 1915 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने मित्र जानते हैं कब से कब तक चला, 1914 से लेकर के 1918। प्रथम विश्व युद्ध में आकर के, क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी, गांधी जी वापस आए। यहां इन्होंने अपने गुरु चुने। कौन है गांधी जी के गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1915 में जब गांधी जी भारत आए तो उस समय उनकी थोड़ी प्रसिद्धि थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए यहां पर काम किया कि ब्रिटिश सरकार हमारी शर्तों को मान लेगी, इसके लिए हमको ब्रिटिश सरकार का साथ देना होगा और उनके साथ युद्ध में हमको लड़ना होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम थे, उसी का हमने साथ दिया। गांधी जी ने यहाँ लोगों को भर्ती कराया। और प्रथम विश्व युद्ध में लोगों द्वारा गांधी जी को जो लोग विरोध करते थे, उन्होंने कहा यार ये तो जिनसे आज़ादी चाहिए उन्हीं के लिए लड़ने को कह रहे हैं, तो इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कह दिया। सार्जेंट यानी कि पुलिस अधिकारी। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज तो खुश हुए, उनको हेल्प मिली गांधी जी की वजह से, तो केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने भी दी बदले में। गांधी जी यहां आए तो अपने गुरु चुने, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले।
गोखले ने उनसे एक बात कही कि गांधी ने जब उनसे प्रश्न किया कि भाई मुझको अब देश में किस तरह से एक्टिव होना होगा, तो गोखले ने एक बात कही कि अभी तुमको एक्टिव नहीं होना है, अभी तुमको सिर्फ भारत के बारे में अध्ययन करना है। अभी लगभग 1 वर्ष तक अध्ययन करो, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का, भारत की राजनीति के बारे में जानो, कैसे किस प्रकार की राजनीति कहाँ है, इसका अध्ययन करो। तो गांधी जी ने उनकी बात मानी और लगभग 1 वर्ष अध्ययन भी किया। ठीक है। आध्यात्मिक गुरु गांधी जी के रायचंद्र थे, यानी पॉलिटिकल टीचिंग्स वो मानते थे किसकी, राजनीति से संबंधित, गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक से मतलब कि वो जो आपका मान के चलो योग करना, अध्यात्म बोलते हैं बच्चे इस शब्द को कि वो शब्द जो छुई ना जा सके, छुई ना जा सके, जैसे आत्मा है, आत्मा के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, या ऐसी कोई चीज है जो भौतिक संसार से परे की है, तो ऐसे गुरु उन्होंने चुने रायचंद्र। रायचंद्र उसी गली में जन्मे हैं जिसमें महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, पोरबंदर का इनका जन्म है। गांधी जी से बस 2 साल बड़े थे, लेकिन गांधी जी को बहुत अच्छी शिक्षाएं इन्होंने दी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में, गांधी जी इनके नाम का एक चैप्टर भी आप कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, उनके बारे में जिक्र करते हैं वहां, उनके बारे में बता देंगे कैसे उन्होंने मुझको ट्रांसफॉर्म किया है, यानी कैसे उन्होंने मेरे अंदर बदलाव लाए। ठीक है। गांधी जी के सिद्धांतों में आपको दिखेगा भूख हड़ताल। भूख हड़ताल मतलब जब तक मेरी बात तुम नहीं मान लेते हो तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये भूख हड़ताल है। इसके बारे में गांधी जी ने सीखा है रस्किन से। रस्किन ब्रिटेन का एक लेखक है जिसकी पुस्तक है अनटू द लास्ट, वहां से गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा ली। आंदोलन करना चाहिए गलत चीज के खिलाफ, इसकी प्रेरणा उन्होंने लियो टॉलस्टॉय से ली है। लियो टॉलस्टॉय की बुक्स हैं वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेना। लियो टॉलस्टॉय दुनिया के प्रसिद्ध लेखकों में से एक हुए हैं और उन सभी के लिए प्रतीक है लियो टॉलस्टॉय, जो अपने जीवन में दुर्व्यसन का शिकार रहे, बुरी आदतों का शिकार रहे। क्योंकि लियो टॉलस्टॉय भी अपने शुरुआती जीवन में एक बहुत शराबी, एक ड्रंकर्ड थे, लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने अपने जीवन में बदलाव किया तो लेखन में दुनिया के उस समय के सभी लेखकों से सबसे उत्तम लेखक वह बने। कहते हैं ना, व्यक्ति जब अपनी ताकतें पहचान लेता है, जब उसका स्वभाव शांत हो जाता है, जब उसका मन चंचल या मन बेचैन नहीं रहता, जब वह एकदम से स्थायी हो जाता है तो वह बड़ी चीज़ों को जन्म देता है और बड़ी घटनाएं फिर जन्म लेती हैं। ऐसे लियो टॉलस्टॉय ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे सिद्धांत। गांधी जी से इनकी दोस्ती थी, ऐसे मित्रता नहीं थी शारीरिक मित्रता, क्या बोलो, चिट्ठी के माध्यम से मित्रता थी। तो ये चिट्ठी लिखते थे गांधी जी को, गांधी जी इनको चिट्ठी लिखते थे, दोनों का आपस में क्या बोलेंगे पत्राचार था। 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो रहने की एक जगह चाहिए, क्योंकि उनका एक मिशन था कि मुझे भारत की राजनीति में जगह बनानी है या आंदोलन हमको लीड करने हैं। तो उसके लिए उन्होंने जगह चुनी थी कोचरब, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। 1917 में यही जगह इन्होंने साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम में शिफ्ट कर दी, जिसके लिए उस समय अंबालाल साराभाई जो उद्योगपति थे उन्होंने पैसा दिया। ठीक है, अंबालाल साराभाई ने। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। मुझे बताएं लखनऊ अधिवेशन में मित्र क्या हुआ था, क्या आप सोच पाएंगे? आप कहेंगे 1916 में भैया अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हुआ यह था कि आपका नरम दल और गरम दल एक हो गए थे बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। तो ये दोनों जब एक हो गए, यहीं पर इनको 2 व्यक्ति मिले, संत राउत जो पूरे जीवन इनके साथ रहे हैं, राजकुमार शुक्ल। यानी राजकुमार शुक्ल ये व्यक्ति बिहार से इनके पास आया, गांधी जी के बारे में इन्होंने सुना, बिहार से पत्र लेकर आया वहां के लोगों के, जिन्होंने निवेदन किया था कि भाई गांधी जी को बुलाओ बिहार में। अब बिहार में क्यों बुलाना चाहते थे? बेटा कमेंट नहीं करने हैं प्लीज प्लीज। 1917 का चंपारण आंदोलन, क्या बोलोगे? चंपारण आंदोलन। ठीक है, अच्छे बच्चे नहीं हो तुम, बिहेव लाइक ए गुड स्टूडेंट्स, आज्ञाकारी बनिए। अंगूठा नहीं मांगा जाएगा तुमसे, लेकिन एकलव्य जैसी भावना तो रखो। एक व्यक्ति को गुरु नसीब नहीं हुए, गुरु द्रोणाचार्य नसीब नहीं हुए, तो उसने प्रतिमा लगा ली, ये गुरु भाव होता है। तुम्हारे मन की चंचलता पर तुम्हारा नियंत्रण होना ही चाहिए। तुम्हारा मन
काम कर जाएगा क्या? उसका मन कर रहा है कमेंट को मैसेज दो, बोलो भैया सिखा रहे हैं, अभी मैं इसको प्रताड़ित करता हूँ और ये मैं कमेंट नहीं कर पाएगा, ये कहेगा मुझसे कमेंट करने को लेकिन मैं नहीं करूँगा। ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है। 1917 का चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है। पीर मोहम्मद यूनुस, जिनको हम चंपारण का हीरो कहते हैं, दरअसल में इन्हीं का पत्र लेकर राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास गए थे। क्या बोलेंगे जी? चंपारण आंदोलन क्या है और राजकुमार शुक्ल बिहार क्यों बुलाना चाहते थे? पहले तो ये समझे, 1917 का चंपारण आंदोलन, इसमें कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया है। चंपारण बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी थे, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा पूरा नाम है इनका, ये रामनाथी प्रसाद। अब ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे थे? दरअसल में बिहार में एक प्रथा चलती थी, नील की खेती। नील की खेती के लिए क्या कहते थे कि जितना आपके पास, जैसे मान के चलो 1/4 जमीन है, 3/20 भाग पर, जैसे ये 5 भाग हो गए, 5 बीघा जमीन ये हो गई, 5 बीघा जमीन ये हो गई, 5 बीघा ये हो गई, तो कहते थे 20 बीघे में से आप लोगों को 3 बीघे पर, यानी 3/20, 3/20 यानी 20 बीघे अगर जमीन है तो उसके में 3 बीघे पर आपको, यानी 3 गट्ठे पर, जितनी भी जमीन आपके पास है उसके तीसरे गट्ठे में आपको नील की खेती करनी ही होगी। नील क्या है जी? आप लोग कभी सफेद शर्ट पहनी है आपने स्कूल जाते टाइम, उस पर नील लगाया जाता है, आप सब लोगों ने देखी होगी। हाँ भैया, तो नील यूरोप में बहुत प्रसिद्ध था, उसकी बड़ी डिमांड थी, तो यहां खेती होती थी उसकी। तो नील की खेती पर रोक लगा दी गई, 3 कठिया प्रणाली समाप्त कराई गई। 3 कठिया समझ रहे हैं? 3 कट्ठे, यानी कि 3 भाग पर आपका नील की खेती होती थी। किसानों की क्या समस्या थी खेती से, कि उस नील को पैरों से खूंदना पड़ता था, पैरों से, उससे उनके पैर भी खराब होते थे। पैर खराब होते थे, साथ में एक दिक्कत और थी, एक परेशानी और थी। कहेंगे कि जी पैर खराब होने के साथ साथ में उनके आसपास की जो जमीन थी वो अनुपजाऊ होती थी। नील की खेती बराबर के खेती को सोख लेती थी, नमी को सोख लेती थी। जैसे आपने कभी देखा हो यूकेलिप्टस के पेड़ों को, सफेदा के पेड़ तुमने देखे हो, वो गवर्नमेंट ने उन पर इसीलिए रोक लगाई क्योंकि वो नमी को सोख लेते थे, आसपास की जमीन का उत्पादन उसको बंजर बना देते थे। ठीक है। बिहार में पहला स्कूल खुला। अब गांधी जी ने यहाँ ये प्रणाली तो खत्म कर दी अंग्रेजों से संघर्ष करके, अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, गांधी जी को वापस जाने को कहा, उन्होंने जाने से मना कर दिया। ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी, गांधी जी ने एक बात देखी कि यहाँ साक्षरता की कमी है, तो चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार में पहला स्कूल बरहवा लखनसेन गांव में खुला, दूसरा स्कूल मधुबनी में खुला। गांधी जी ने कहा कि भाई शिक्षित होने की आवश्यकता है। कलकत्ता से बिहार गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे थे, 10 अप्रैल को। ठीक है, बोलेंगे बहुत शानदार। जब मैं ऐसे कहता हूं ना मित्र कमेंट नहीं करने, तो ऐसे समय पे वो मेरे दोस्त एक्टिव हो जाते हैं जिनको लगता है कि अब अन्य लोगों ने तो बंद कर दिए होंगे, अब शायद मेरा ही कमेंट दिखेगा। मित्र गलत बात है ना, ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। सोचो, आप जो बात कही जा रही है उसी को पालन नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ये सिलेक्शन के तरीके नहीं है मित्र। कलकत्ता से बिहार गांधी जी 10 अप्रैल को पहुंचे थे। कब की बात है? 10 अप्रैल 1917। 10 अप्रैल 1917। 19 अप्रैल 1917 से चंपारण आंदोलन शुरू किया गया, यानी कि 9 दिन बाद। ठीक है, 9 दिन बाद शुरू इसको किया गया, ये बात याद रखेंगे। गांधी जी यहां पर थोड़े पॉपुलर होते हैं 1917 में। गांधी जी के पॉपुलर होते ही गांधी जी को देश में जहां जहां पर भी कुछ अत्याचार हो रहे थे, जहां जहां पर कुछ अत्याचार हो रहे थे, वहीं वहीं से गांधी जी के लिए नौते आने शुरू हुए। 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल, मिल जानते ना, फैक्ट्री, वहां के हड़तालों, वहां पर हड़ताल कर दी गई मजदूरों के द्वारा। क्यों जी? क्योंकि इस समय पर प्लेग बीमारी फैली थी और अंग्रेजी सरकार, या कहें जो मिल मालिक था, मिल मालिक थे उनमें बहुत सारे अंग्रेज भी थे, बहुत सारे हिंदुस्तानी भी थे।
मिल मालिकों ने यह वादा किया था कि हम तुमको 50% बोनस देंगे काम का, क्योंकि महामारी जैसी स्थिति में भी उत्पादन का काम वह सिर में कर रहे थे। लेकिन जैसे ही प्लेग बीमारी गई, आप जानते हैं कि महामारी में तो लोग, कोरोना के टाइम पर आपने देखा सब लोग घर चले जाते हैं, कहाँ उत्पादन हो पाता है। लेकिन इन लोगों ने तब भी काम किया और इनसे जो वादा किया गया 50% बोनस देने का, वो इनको नहीं दिया। इसी बात के लिए आंदोलन हुआ था। आंदोलन जब शुरू हुआ, अनुसुईया बेन ने इसकी शुरुआत की थी। गांधी जी को इन्होंने न्योता भेजा, गांधी जी बाद में पहुंचे। 50% मांग थी मजदूरों की, लेकिन मिल मालिक कितना कह रहे थे कि सिर्फ 20% देंगे, और प्रॉमिस भी खुद ही किया था 50% का। गांधी जी गए और बाद में 35% पर मान गए थे मजदूर भी, कि भाई ना तुम्हारी ना हमारी, 35% पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां गांधी जी ने क्या करा दिया 1918 में, अहमदाबाद में। यहां बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। 1918 के अहमदाबाद में, और 1918 के ही आपका खेड़ा में। अच्छा बताओ, ए का अक्षर पहले आता है या खे का? तो आप हमेशा याद रखेंगे, इनको क्रम में लगाने को बोलता है। ए पहले आएगा जी, खे बाद में आएगा। ठीक है मित्र, 1918 के 2 आंदोलन है। अच्छा, अभी तो चल रहा था आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हो गया, यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल। अब जरा सोचें, बच्चे जो ध्यान से समझ रहे हो, कि भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी ने किससे ली थी? रस्किन से, अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक। यहां पर गांधी जी 19 दिन तक भूखे रहे। आपका मिल मालिकों ने बात मानी, और यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। ट्रस्टीशिप का मतलब सिद्धांत क्या था, कि जो फैक्ट्री या मिल आपका मालिक है, जो फैक्ट्री मालिक हैं, वो ऐसे नियम बनाए जो उनके मजदूरों का ख्याल रखें, अपने मजदूरों का ख्याल रखें, और बहुत सारी चीजें क्या होनी चाहिए, रिटर्न पे ऑन पेपर्स होनी चाहिए। इसी को हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहते हैं, जो गांधी जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके बाद में गांधी जी की पॉपुलैरिटी और बढ़ती है देश में। गांधी जी का डिमांड आती है कहां से? खेड़ा आंदोलन, ये गुजरात में हुआ। यह आंदोलन किसानों का था। अहमदाबाद में किसका है? मजदूरों का। यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया था। यहीं पर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात हुई। एक वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी, और किसानों की जो लगान थी, जिसको गवर्नमेंट मांग रही थी लगभग 6% की दर से, उसको बाद में माफ कर दिया गया। गांधी जी की और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि नहीं? यस और नो? आप कहेंगे हाँ भैया। तो कहने का मतलब है, गांधी जी की अच्छी खासी पॉपुलैरिटी इस टाइम देश में होने लग गई, और 1919 के टाइम से हुई। इसीलिए हम गांधी युग को 1919 से काउंट करते हैं। युग का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में चर्चाएं हों, उसका युग बोलता है। तो गांधी जी का युग बोला है 1919 से। ठीक है, 1919 में ही एक रॉलट एक्ट आता है। रॉलट एक्ट, उसी समय पर काला कानून जिसको हम कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस समय क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला? 1914 से 1918। चूंकि अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था, और गांधी जी ने भी लोगों को भर्ती कराया था कि अंग्रेज हमारी बात मान लेंगे, हमको आजाद करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी बात नहीं मानी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में अब उन्होंने लगा कि हमने इंडियंस का फायदा तो उठा लिया, इन भारतीयों का जो सहयोग हमने लेना था वो हमने ले लिया, जो हमको करना था वो हमने कर लिया। तो भारत के लोग भी तो डिमांड करेंगे ना, भाई साहब आपने वादा किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में हम तुम्हारा साथ देंगे, तो तुम हमारे लिए काम करोगे, लेकिन तुम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। तो दरअसल में क्या हुआ कि रॉलट एक्ट जो आया, ये उन्हीं जो विद्रोह हो रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, विद्रोह का दमन करने के लिए। किस लिए आया? विद्रोह का दमन करने के लिए, यानी जो इनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी भारत में, उनको दबाने के लिए आया। काला कानून इसीलिए कहा गया कि इसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील गिरफ्तारी कर ली, तो कारण बताने की जरूरत ही नहीं थी कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, क्योंकि रॉलट एक्ट आ गया था देश में, किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा था, किसी को भी। मैं आपको बताऊंगा जलियांवाला बाग की पूरी कहानी,
कि काला कानून का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, एक थे डॉक्टर सत्यपाल। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी कर ली जाती है कि तुम रॉलेट का विरोध करोगे। अब कारण बताया नहीं, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो भीड़ गुस्से में आ गई। भीड़ ने कहा तुम इनको क्यों गिरफ्तार करते हो? तो भीड़ ने बोला कि एक मीटिंग करते हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक मोर्चा निकालेंगे, एक आवाज उठाएंगे अपनी। तो जलियांवाला की जगह चुनी गई थी। जलियांवाला के बारे में जब मैं सरदार भगत सिंह जी को पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में, इसका कारण ही था रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार ने दी थी सब लोगों को, क्योंकि यहाँ पर जब सैकड़ों क्या ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार तो वो बताते कि 300 से 400 के बीच व्यक्ति मारे गए, लेकिन कहा जाता है कि लगभग 2 से 2,500 व्यक्ति यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने मार दिए। जो लोग बैठे थे आंदोलन कर रहे थे उन पर सरेआम गोली डायर माइकल ओ डायर और जनरल डायर दोनों के आदेशों पर चलाई गई। सुब्रमण्यम अय्यर, इनको अपनी सर की उपाधि मिली थी, भारतीय नेता थे, इन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी, बोले हम बड़े दुखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को भी 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, इन्होंने वापस कर दी। जमुनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि थी, इन्होंने ये वापस कर दी। कहने का मतलब है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या बढ़ गया? आक्रोश बढ़ गया। यहां पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने की बात की, बोले अब असहयोग आंदोलन चलाएंगे। गांधी जी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि मैं तुमको वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर तुमको स्वराज मिलेगा, स्वराज मिल जाएगा, यानी कि अपना राज। स्वराज मतलब अपना राज, खुद का राज होगा, ब्रिटिश राज से हमको मुक्ति मिल जाएगी। यह पहला जन आंदोलन था, मतलब जिसमें अब तक तुम देखोगे भाई अब तक क्या हुआ। चंपारण में चंपारण के लोगों ने भाग लिया और बाहर के 2-4 व्यक्ति थे। मिल मजदूरों का हुआ तो उसमें मिल मजदूरों ने भाग लिया, पूरा देश थोड़ी था। ऐसे ही आपका खेड़ा हुआ तो पूरा देश थोड़ी था, आप कहेंगे नहीं था। असहयोग आंदोलन ऐसा है इसमें पहली बार पूरी जनता ने भाग लिया। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ, बहुत पूछा जाता है। गांधी जी के आंदोलनों की डेट महत्वपूर्ण है और अन्य चीजें ज्यादा नहीं पूछी जाती। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में। मैं आपसे जानना चाहूंगा मित्र, इस समय अध्यक्ष कौन थे? वो बेहतरीन बच्चे हैं जो इसका जवाब दे पाए। बाकी ये सब कूड़ा करकट हैं जी, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम आज तक नहीं लिया, मेरा कमेंट नहीं पड़ा। कूड़े करकट नहीं बनना है, शानदार छात्र बनना है। कि 1920 में मैंने विशेष अधिवेशन बताया था, तब भी मैंने बताया था कि यहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हुआ कि अंग्रेजी वस्तुओं को हमको नहीं अपनाना है। स्कूल जाना बच्चों ने बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, मजदूरों ने हड़ताल कर दी, यानी लोग भूखे मरने को तैयार हो गए कि हमको अपने देश के लिए स्वराज चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि चोरी चोरा एक स्थल है। कहां पर है ये? यूपी में। यूपी को आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, लेकिन पहले कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। दिल्ली पुलिस 2020 में ये नहीं पूछा गया कि चोरी चोरा किस राज्य में हुआ, ना यूपी आया ऑप्शन में, ना यूनाइटेड प्रोविंस आया, ऑप्शन में आया था आपका संयुक्त प्रांत, यानी इसको हिंदी में संयुक्त प्रांत कहते हैं। कि चोरी चोरा की घटना कहां पर हुई थी, मध्य प्रांत, उत्तर प्रांत या संयुक्त प्रांत? तो बहुत सारे बच्चों ने उत्तर प्रांत चुन लिया था, उनको लगा यूपी, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रांत ही होगा, जबकि यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम था, जिसको हम संयुक्त प्रांत कहते थे। समझ रहे हैं? ऐसी चीजों पर भी ध्यान देना होता है। तो 4 फरवरी 1922 को दरअसल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था। तो गोरखपुर में यहाँ पर जो शराब की दुकानें या वस्त्रों की दुकानें थी, इन सब के सामने भीड़ पहुंच गई। ठीक है, इन सब के सामने भीड़ पहुंच गई और उन्होंने, भीड़ ने कहा कि भाई आपका ये जो दुकानें हैं इनको बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेकिन यहाँ पर एक चौकी थी, उस चौकी में जो इंचार्ज था उसका नाम था गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर चौकी इंचार्ज था। और यहां पर जो गांधी जी हैं, गांधी जी इस टाइम पर कहां थे? गांधी जी क्या एक्टिव हैं यहां पर? गांधी जी इस समय बारदोली में थे। कहां पर थे? बारदोली, गुजरात में थे। गांधी जी थे बारदोली। जो भीड़ थी उसको कौन लीड कर रहा था यहां पर? भीड़ का नेतृत्व कर रहा था भगवान अहीर नाम का एक व्यक्ति। कौन थे? भगवान अहीर, जो यहां पर इस आंदोलन को चला रहे थे गोरखपुर में। तो भीड़ मना कर रही थी। यहां चौकी वालों की सेटिंग होती थी, आप जानते ही हैं, अंग्रेजों से। उस टाइम पर अंग्रेजी दबाव था, तो उन्होंने कहा यार इस भीड़ को हटाओ यहां से।
तो उसने कहा हट जाओ। गुप्तेश्वर ने एक गोली हवा में चलाई, भीड़ बैठी रही, उसने भीड़ के ऊपर गोली चला दी। पहली गलती किसकी रही? गुप्तेश्वर की। भीड़ भड़क गई तो उन्होंने एकदम से आक्रमण किया। तो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए चौकी में घुस गए, तो इन्होंने बंद चौकी में आग लगा दी। इसी को हम चोरी चोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चोरी चोरा। गोरखपुर की घटना। गांधी जी का दिल टूट गया इस घटना से। उन्होंने कहा कि यार ये तो गलत हुआ है, मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं। गांधी जी ने असहयोग को वापस ले लिया। गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के इस कदम से लोग नाराज हो गए। स्टूडेंट जिन्होंने अपना, या बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, जो सपना देख रहे थे देश की आजादी का, उनका दिल को ठेस पहुंची कि गांधी जी ने इस डिसीजन के लिए लोगों से पूछा क्यों नहीं? काहे को नहीं पूछा? क्यों नहीं पूछा? इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कथन भी दिए। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कहा गया कि कन्याकुमारी के किसी गांव में यदि अपराध होता है तो उसकी सजा कश्मीर के किसी गांव को नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, किसी एक जगह विद्रोह हो गया तो गांधी जी को इस तरह जो आंदोलन सही दिशा में चल रहा था उसको नहीं बंद करना था। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन की असफलता दिख गई थी, गांधी जी बस मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे ही करके असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाए, नहीं तो फिर तय है, प्रश्न लगने तय है। गांधी जी की सफलता पर फिर संदेह आ जाता। तो बहुत सारे लोग, राजनीतिक विश्लेषक, ये कहते हैं कि गांधी जी मौका ढूंढ रहे थे बस कैसे ही कि कब मौका मिले और इस असहयोग को वापस लिया जाए, और उन्होंने वो ले लिया। ठीक है, यहां पर तो मैंने कहा कि जो वर्ग था, स्टूडेंट, उसने क्या बनाया था जो गांधी जी से नाराज हो गया था? एचआरए। एचआरए की स्थापना कब हुई थी मित्र? 1924। एचआरए ही बाद में क्या बन गया था? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो नेताजी लोग हैं गांधी जी के विरोधी, उन्होंने बनाई थी स्वराज पार्टी 1923। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जानते ना ये? इसी समय पर जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो पूछा जाता है और कौन सा आंदोलन चल रहा था? गांधी जी को असहयोग में सबकी साथ की आवश्यकता थी। तो असहयोग में गांधी जी ने कहा कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों का एकजुट संघर्ष होगा। तो इस समय मुसलमानों का चल रहा था खिलाफत, जो लखनऊ से शुरू हुआ था, और खिलाफत कमेटी बनी थी आपका मुंबई में। यानी इसके लिए जो कमेटी बनी थी, खिलाफत कमेटी, वो बनी थी आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई। तो मुंबई में जब कमेटी बनी आपका, तो दरअसल में यहां आपको समझना होगा कि तुर्की में होता था एक खलीफा। खलीफा इस्लाम का सर्वोच्च पद था, सब इसी को टॉप प्रायोरिटी मानते थे। लेकिन तुर्की में प्रयास होने लगा कि खलीफा पद को खत्म किया जाए। तो खलीफा के समर्थन में आवाज उठी कि खलीफा पोस्ट नहीं खत्म होना चाहिए। पूरी दुनिया में आवाज उठी, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने आवाज उठाई। तो भारत के मुसलमानों ने भी आवाज उठाई खलीफा के समर्थन में कि खलीफा का पद बना रहना चाहिए। तो हुआ क्या? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई हैं, इनको अली ब्रदर्स हम कहते हैं। इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। नवंबर 1920 में गांधी जी भी इनसे जुड़ गए। बोले तुम्हारे आंदोलन में हम सपोर्ट करते हैं और तुम हमारे असहयोग में हमारा सपोर्ट करो, क्योंकि असहयोग उस समय चल रहा था। जिसका विरोध जिन्ना ने किया। जिन्ना ने कहा था कि ये मुसलमानों की अपनी लड़ाई है, गांधी जी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कि गांधी जी को हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का भी समर्थन चाहिए। इसीलिए गांधी जी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, इनका सहयोग पाने के लिए कि गांधी जी की विशेषता करें और गांधी जी की तारीफ करें ये लोग, तो गांधी जी साथ आ गए। जिन्ना ने इस प्रकार विरोध किया। कहने का मतलब है वो खलीफा पद बचा नहीं। तुर्की में एक तानाशाह आया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिसको हम अतातुर्क के नाम से जानते हैं। उसने 1924 में इस खलीफा पद को खत्म कर दिया। और जब खलीफा पद बचा ही नहीं, तो दुनिया में जो विरोध चल रहा था खलीफा या तुर्की के तानाशाह के खिलाफ या खलीफा पद के समर्थन में, वो अपने आप ही खत्म हो जाना था। तो वो खत्म भी हो गया। ठीक है, फिर गांधी जी का अगला आंदोलन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये पहली बार तो चला है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। बताएंगे कितने दिन हुए टोटल? काउंट करेंगे तो आप इनको 24 दिन पाएंगे। दूसरा चला 29 दिसंबर 1931 से फिर और 1934 तक। 2 बार क्यों चला और एक बार बंद क्यों हो गया? दोबारा चलाने की बात क्यों पड़ी? तो आप कहेंगे पहली बार में गांधी जी को यहां पर इरविन नामक एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। इरविन
ने गांधी जी को आश्वासन दिया था कि तुम ये सत्याग्रह बंद कर दो और गोलमेज में जाओ। गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में होते थे, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी तुम जाकर के अपनी बात रखो, जरूर सुनवाई होगी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड था जो यहाँ पर सुनवाई करता था। तो गांधी जी गए भी, लेकिन उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया। नतीजा नहीं निकला तो गांधी जी ने वापस आकर के सविनय अवज्ञा चलाया। नमक सत्याग्रह क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो टैक्स लगाते थे, तो हम कहते हैं कि यार हमारा देश है, नमक पर क्या टैक्स है, हम भारतीय अपना नमक स्वयं बनाएंगे, खुद बनाएंगे, खुद ही बनाना चाहिए। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में पहली शुरुआत जो की वो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। शुरू कहां से किया था? साबरमती। साबरमती कहां पर है? गुजरात में। और दांडी कहां पर पड़ता है? ये नवसारी डिस्ट्रिक्ट है, नवसारी जिला है आपका, नवसारी जिला है, ये भी गुजरात का है। यानी गुजरात के एक जिले से दूसरे जिले तक गए। गांधी जी के साथ शुरुआत में 78 लोग चले थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 78 ही लोग गांधी जी के साथ अंत तक रहे। अंत तक ये सैकड़ा हजारों में हो गई, हजारों में। यानी कि आपको यहां देखना होगा, कुल 241 मील की यात्रा थी। 1 माइल में बच्चे, 1 माइल में मेरे भाई, 1 मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। इसकी गुणा करोगे 241 की 1.6 में तो लगभग 385-86 आता है उत्तर। 24 दिन गांधी जी चले। यहाँ पर गांधी जी के साथ बहुत सारी महिलाएं भी चलना चाहती थी। शुरुआत में गांधी जी कह रहे थे नहीं, हिंसा हो सकती है, कहीं भी अंग्रेजी सरकार मारपीट कर सकती है। लेकिन गांधी जी शुरुआत में मानते नहीं थे। लेकिन महिलाओं के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा यही महिलाएं भी श्रमदान करना चाहती हैं। तो फिर गांधी जी ने कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने पर महिलाओं को भी शामिल कर लिया था। और एक ब्रिगेड इसमें महिलाओं की तरफ से शामिल थी सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू ही है कि जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, तो यहाँ दांडी के पास में एक जगह थी आपका धरसाना। बहुत बार पूछा जाता है कि धरसाना सत्याग्रह किसने लीड किया था? धरसाना सत्याग्रह सरोजिनी नायडू ने नेतृत्व किया था। सरोजिनी नायडू धरसाना सत्याग्रह से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने लीड किया था। गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी यहाँ पर, ये महिलाएं थी जो लीड कर रही थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने मनाया था, सरोजिनी नायडू शामिल हो गई। ठीक है, 24 दिन ये बात हुई। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, बहुत शानदार। हाँ दोस्त, अगर आपने 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया है तो कोई विशेष आवश्यकता है, विशेष एफर्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है स्टैटिक जीके में। अपनी बुक से ज़्यादा, अपने कंटेंट से ज़्यादा मैंने 3 बजे में देने का आपका प्रयास किया है हमेशा, अच्छी बात है। लेकिन याद रख लेना, स्टैटिक जीके की पीडीएफ जरूर पढ़ लेना। जो मैं है एप्लीकेशन में पीडीएफ कराऊँ ना, आपने 3 बजे का सेट किया होगा सभी ने मैक्सिमम। जिसने नहीं किया उसकी मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से बोल रहा हूँ करने के लिए उसको। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो जिन बच्चों ने उस प्रैक्टिस सेट को किया है 3 बजे को और मेहनत की है, तो उनको यहाँ क्लास करने की जरूरत नहीं है स्टैटिक जीके की, वो अपना टाइम बचा सकते हैं। पीडीएफ पढ़ोगे तो तुमको समझ ही आ जाएगा सारी चीज़। पीडीएफ पढ़ लेना, एनफ होगी, एनफ, मोर देन एनफ। गांधी इरविन समझौता हुआ, इसको बीच में रोक दिया गया। गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ बैठ के बात की। मुझे बताएंगे सही, आपका शहीद आजम भगत सिंह जी की फांसी की डेट क्या थी? आप कहेंगे भैया 23 मार्च थी। तो जब गांधी जी इरविन से समझौता कर रहे थे, उसी समय ही आपका फांसी की बात चल रही थी भगत सिंह जी की। मैं वो किस्सा बताऊंगा आपको भगत सिंह जी पढ़ाते समय। तो इरविन के कहने पर गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गोलमेज 3 हुए थे, कब कब? 1930, 1931 और 1932। कांग्रेस गई है सिर्फ दूसरे में। गांधी जी के साथ में आपका मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, ये जो लोग अपने खर्चे से गए थे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। गांधी जी की पुस्तक आपका हिंद स्वराज, इसको हिंद स्वराज क्या बोलते हैं आपका? हिंद स्वराज का एक नाम पूछती है एसएससी, मैंने आपको बताया हुआ भी है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? हिंद स्वराज का एक नाम बता रखा है मैंने कि एसएससी हिंद स्वराज नहीं पूछती, उसको अंग्रेजी में लिख के देती है। कई बार प्रैक्टिस सेट में तो ना जाने कितनी बार बताया। हाँ, याद आया मुझे, इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल। और इसमें विकल्प दे देती है आपका तिलक साहब का या फिर
एनी बेसेंट का तो बच्चा गलत कर देता है इंडियन होम रूल का नाम देखते ही। तो इंडियन होम रूल हिंद यानी कि और स्वराज्य यानी होम रूल, इसको लिख के दे देती है एसएससी, आप गलती मत करना। गांधी जी की एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है। बाद में इनके अपने सचिव थे, एक सचिव थे इनके महादेव देसाई, सेक्रेटरी थे, तो महादेव देसाई ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग आया। सांप्रदायिक पंचांग कब आया है? 16 अगस्त 1932 को। इस समय एक ब्रिटिश पीएम था, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने क्या बोला कि इसने बोला 2 वोट का अधिकार। 2 वोट का अधिकार मतलब जो एससी और एसटी थे देश में, उसको देश में जो एससी एसटी वर्ग था उसको 2 वोट का अधिकार रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा दिया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड चाहता था कि इस देश में सांप्रदायिकता को जन्म लेने के साथ साथ में जातिवाद को भी जन्म दिया जाए। तो उसने क्या किया कि 1 वोट तो यूआर कैटेगरी यानी सामान्य चुनाव में वो इस्तेमाल करेंगे ही, और 1 वोट वो अपने कैंडिडेट को चुनने में भी इस्तेमाल करेंगे। यानी एससी एसटी के पास 2 वोट का अधिकार आ गया एक ही व्यक्ति के पास में। गांधी जी तो भिड़ गए इस बात को लेकर के, तो गांधी जी ने यहाँ पर अनशन शुरू कर दिया, बोले खाना तब खाऊंगा जब ये एक्ट वापस लिया जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बीच में एक फैसला हुआ, क्योंकि गांधी जी इस समय पर जो ये फैसला हुआ ये हुआ है 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद में गांधी जी क्या बोलेंगे, इस समय यरवदा जेल में थे, यही अनशन पर बैठ गए। तो गांधी जी तो मानने को तैयार नहीं, तो विरोध हुआ, सब लोगों ने अंबेडकर जी पर दबाव बनाया इस समय। तो अंबेडकर जी को देश के दबाव और गांधी जी के साथ चलते उस समय पर उन्होंने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने देखा यार क्यों बेवजह बुजुर्ग आदमी। हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए, गांधी जी ने साइन भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं देश को इस तरह से जातियों में नहीं बंटने दूंगा, ठीक है, इससे जातिवाद जन्म लेगा। तो वो अड़ गए। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो रिजर्व सीटें थी उन्होंने कहा हाँ सीटें बढ़ा लो रिजर्वेशन की, 71 की जगह 148 सीट कर दी गई थी, ठीक है, रिजर्व्ड सीटें जो एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। 1933 में अब क्योंकि दलित लोग गांधी जी के विरोधी हो गए कि गांधी जी जो हमारे लिए कुछ होने वाला था उसमें गांधी जी ने टांग अड़ाई है, तो उस समय लोगों ने समझाया गांधी जी आपको हरिजनों के लिए कुछ करना होगा। तो गांधी जी ने 1933 में उनके उत्थान के लिए, हालांकि गांधी जी ने अपने जीवन भर कभी भी दलित उत्थान की कोई विशेष बात नहीं की। दलित अत्याचार उस समय देश में बहुत जगह हो रहे थे, गांधी जी ने कहीं कोई विरोध नहीं किया था किसी दलित अत्याचार का अब से पहले, और अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं किया। बड़े देश में मैं आपको बताता हूँ 1920 में जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे तब देश में मोपला नरसंहार हुआ था। मैंने आपको बताया है कि उस समय लगभग 50,000 हिंदुओं की हत्या की गई। 1921 केरल में अली मुसलियार के नेतृत्व में एनी बेसेंट ने उस बारे में खूब भर्त्सना की है, खूब बुराई की है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बहुत खूब लिखा है उसके बारे में, मालाबार के बारे में, मोपला नरसंहार। गांधी जी कभी मालाबार नहीं गए, कभी इतनी हत्याओं के, इतनी हिंदू हत्याओं के पीछे बोलने का उन्होंने एक कारण तक ना समझा, वो कभी ना बोले, ना कभी उन्होंने वहां दौरा किया, ना उन्होंने उस बारे में कुछ कहा। बात जब दलित उत्थान की आती थी तो इसमें एक बड़ा उल्लेख है, आप एक वो पुस्तक पढ़ेंगे, विक्रम संपत की पुस्तक है, तो उसमें वाद हैं बहुत सारे। कभी आप जब बाद एनालिसिस करोगे, जानोगे, तो एक बड़ी बहस हुई है इस एक बात को लेकर के कि गांधी जी ने दलित उत्थान के लिए किया क्या। उनको नहीं पता था कि उस समय वो देश में आगे चल रहे थे, तो उस समय वो बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकते थे, बहुत सारे मुद्दों पर वो बातचीत कर सकते थे। उनको भी पता था कि इन जातियों को वंचित रखा गया, इन जातियों पर अत्याचार होता रहा है। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि या ग्रामीण परिवेश से हैं वो खुद को ताकतवर समझते रहे, इन जातियों को कमजोर समझते रहे। तो कहते हैं उस समय गांधी जी डिमांड कर सकते थे और एक आंदोलन उस समय चला सकते थे उत्थान का भी, ठीक है। तो सेवाग्राम आश्रम, भैया गांधी जी इंदिरा गांधी नहीं, दरअसल में इंदिरा गांधी तो नेहरू जी की बेटी हैं, मूर्खो।
वो इंदिरा नेहरू है, लेकिन उन्होंने शादी कर ली थी एक मुस्लिम व्यक्ति से, फिरोज से। तो या तो उनको इंदिरा खान हो जाना चाहिए था। लेकिन बोलते हैं कि जब नेहरू जी ब्राह्मण आदमी उस समय विरोध में आ गए, शादी भी कर ली तो एक मुस्लिम से कर ली। आज की डेट में इतना बवाल है, आप देखते हो, उस समय तो और प्राचीन मानसिकता के लोग रहे होंगे। बहुत विरोध हुआ इंदिरा गांधी का उस समय, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। कहते गांधी जी ने उनको सरनेम दिया, इसलिए फिरोज खान नहीं है, फिरोज गांधी है। इसलिए इंदिरा नेहरू नहीं है, इंदिरा गांधी है। तो गांधी जी ने उनको सरनेम दिया। यहीं पर इन्होंने सेवाग्राम आश्रम बनाया 1936 में वर्धा में। ये इसके लिए पैसा दिया था जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज बहुत दिन यहाँ रहे भी। गांधी जी के पास बहुत सारे लोग रहते थे यहाँ पर। देश की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर इसी आश्रम में गांधी जी के साथ रहती थी, मतलब इसी आश्रम में वो रहती थी। बहुत सारी महिलाएं। 18 अप्रैल 1930, क्योंकि जब संगठन चल रहा था तो बहुत सारे पुरुष और स्त्री एक साथ कार्य कर रहे थे। 18 अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार, ये उस समय की ही घटना है। मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि एक मूवी देखना, चिट्टागोंग। हालांकि मूवी में सब कुछ हकीकत हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन एक संदेश तो मिल ही जाता। लेकिन ये चिट्टागोंग परीक्षा के बाद देखना, कभी पहले देखने लग जाओ तो तुमको देशभक्ति का एक फील आएगा, महसूस होगा तुमको। तो क्या बोलेंगे, अंजाम इसको मास्टर दा ने दिया। ये सूर्य सेन है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी क्या है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी क्या है कि इन्होंने चटगांव जो बांग्लादेश में था, यहां पर अंग्रेजों का एक शस्त्रागार था इधर, तो इन्होंने कनेक्टिविटी काट दी थी लाइन की, सप्लाई की, और अंग्रेजों के हथियारों को लूट लिया था। और कौन थे? इनके अपने बच्चे थे। छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने ट्रेंड किया था, स्थानीय गांव वालों को इन्होंने ट्रेंड किया था, और उन बच्चों ने ही जाके लूट लिया और ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ी। आप कभी पढ़ेंगे कल्पना दत्त के बारे में, इतिहास में प्रीतिलता वाडेकर के बारे में, महिलाओं ने किस प्रकार गोलियां चलाई, बीना दास ने किस प्रकार जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। तो वो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी में बहुत सारी सक्रिय महिलाएं थी। प्रीतिलता वाडेकर आप पढ़ेंगे उस समय बंगाल में टॉपर श्रेणी की छात्रा, लेकिन भारत माता के लिए जब बात आई तो क्रांति के लिए लड़ गई। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पवनार महाराष्ट्र में। पवनार महाराष्ट्र में। तो गांधी जी के बारे में आपके क्या विचार है? गांधी जी सही आदमी हैं, बहुत जगह गलत भी है, बहुत जगह सही भी है। और गांधी जी विरोधाभासों का मिश्रण है। बहुत सारे डिसीजंस गांधी जी के स्वयं के अपनी जिद की वजह से लिए गए हैं इस देश में। सुभाष चंद्र बोस जी के पतन हो जाने के पीछे गांधी जी हैं। उनके पतन का कारण कि कैसे उनको भारत की राजनीति में जगह नहीं दी गई, तभी तो उनको अलग और अलग ऑप्शंस खोजने पड़े। तभी तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के उनको फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में चलाने के लिए बारे में सोचना पड़ा, जब गांधी जी उनके विरोध में आ गए। मतलब गांधी जी ने एक लीड ली कि अब अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। लेकिन फिर अगर अहिंसा का मार्ग ही इतना बेहतरीन है तो हम फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद हैं। तो अगर गांधी जी पूजने लायक हैं, फिर तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पूजा जाना चाहिए, क्योंकि वो तो कुरुक्षेत्र की हिंसा में साक्षात मौजूद हैं। और वो अर्जुन जो हिंसा से मना कर रहा है, उसको वो बोल रहे हैं कि तुम्हें यह कर्म करना ही होगा, यह युद्ध तुमको करना ही होगा। तो इसका अर्थ है कि भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, खुदीराम बोस, जो भी लोग कर रहे थे तो बेहतरीन काम कर रहे थे फिर तो, क्योंकि अपना कर्म कर रहे थे, वह करना ही होगा। यानी इससे एक बात तय होती है कि अहिंसा की जो बातें हैं ये हवाई बातें हैं। उस एक समाज के लिए जिसका शोषण हो रहा हो,
जिसका शोषण हो रहा हो वह प्रार्थना करता रहे, यह तो कोई मार्ग ना हुआ। दुर्योधन ने कहा था एक सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा, यह अत्याचार है। तो पांडवों को लड़ना ही था। अंग्रेज जाने को तैयार नहीं थे तो हमारे लोगों को लड़ना ही था। और फिर 1942 में गांधी जी क्यों कह देते हैं मरो या मारो, यानी करो या मरो क्यों कह देते हैं? तो कहने का मतलब है बहुत जगह सही है, बहुत जगह गलत है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो उन्होंने एकल तौर पे ले लिए, अकेले तौर पे ले लिए। यहां देखेंगे आगे। पवनार महाराष्ट्र में, भैया फिर गांधी जी ठीक थे तो हत्या क्यों हुई थी? हत्या के पीछे भी नाथुराम गॉडसे की क्लिप है, आप लोग सुनना उसको यूट्यूब पे। नाथुराम गॉडसे ने क्या तर्क दिए थे, तुमको इसके बारे में जानना होगा, मैं तो रिसर्च कीजिए। नाथुराम गॉडसे ने कहा है कि गांधी जी का जितना भी पक्ष था भारत विभाजन के बाद में, सारा मुस्लिम पक्ष था। उनको सिर्फ पाकिस्तान की चिंता हो रही थी, पाकिस्तान को कैसे बसाया जाए, पाकिस्तान को पैसे कैसे दिए जाएं, पाकिस्तान को कितने पैसे जाने चाहिए। उसने तो ये भी कह दिया कि पूर्वी पाकिस्तान दो बने थे, ये वेस्ट पाकिस्तान था और ये आज वाला जो बांग्लादेश है, इसको 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया, पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो आज़ादी के समय दो पाकिस्तान बने थे 1947 में, इधर इधर। इसको जोड़ने की बात थी, एक सड़क और दी जा रही थी जो इन दोनों को जोड़ती, यानी कि ये जो जीटी रोड है इसको देने की बात थी। फिर ये सड़क भी इनकी हो जाती, फिर ये बम मारते इधर उधर सारे में। ये इसकी सुरक्षा करनी भारी है, फिर ये कितनी लंबी पटरी हो जाती, ये 2000 किलोमीटर, इसकी सुरक्षा और बढ़ जाती। नाथुराम गॉडसे ने अपना पक्ष दिया है। नाथुराम गॉडसे ने कहा है कि उसने ये नहीं कहा कि मैं गांधी जी का विरोधी हूं, उसने कहा गांधी जी सही है, लेकिन गांधी जी के इस समय के जो डिसीजंस हैं वो देश में हिंदुत्व के और देश के खिलाफ हैं। इस तरह उसने अपनी दलील दी है। तो उसके बारे में रिसर्च कीजिए अच्छे से। व्यक्तिगत सत्याग्रह है, क्योंकि गांधी जी को पढ़ने के लिए पूरा जीवन भी आप देंगे तो आप ये पाएंगे कि गांधी जी बहुत अक्षों पर, बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर बहुत परफेक्ट थे, लेकिन आप यह भी पाएंगे कि गांधी जी के डिसीजंस इस प्रकार न होकर के इस प्रकार होने चाहिए थे। ठीक है, आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। और आप कहेंगे कि भैया आज फिर गांधी जी के बारे में इतनी देश के प्रधानमंत्री या अन्य सब लोग गांधी जी क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि बच्चे, कोई भी व्यक्ति जो फिक्स विचारधारा है उसके खिलाफ जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर उसको बुराई झेलनी पड़ती है। तो क्यों ही कोई जाए, क्यों ही कोई बुराई झेले? ठीक है, सब माला पहना रहे तो माला पहनाते हैं। किसी भी व्यक्ति को आप कहीं भी इस चीज देखोगे दुनिया में, आपके गांव का कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो जिसका प्रभाव गांव की 1000 में से 900 की जनसंख्या पर हो, बाकी बचे 100 लोग बोलते हैं, 10% लोग कि यार वो आदमी ठीक नहीं था, 10% में से अगर विरोध किसी एक दो ने कर दिया तो वो 900 उसकी आलोचना करना शुरू करेंगे। देश में अक्सर यही होता है। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो नाथुराम गॉडसे पर लेखन तक नहीं हुआ, लेखकों ने नहीं लिखा, लेखक लिखना ही नहीं चाहते थे। वीडी सावरकर पर, विनायक दामोदर सावरकर पर कांग्रेस के टाइम पर नहीं लिखा गया, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती उसके बारे में लिखा जाए। तो लोग सरकार के दीवाने हैं, चापलूस हैं और वही करते हैं जैसा सब लोग करते हैं बाकी। लेकिन आज जैसे सरकार बदली, आप लोग आज देखते होंगे, आज किताबें मार्केट में आने लग गई हैं, वीडी सावरकर, नाथुराम गॉडसे, लेखक उनके बारे में अपने विचार रखने लग गए हैं, रिसर्चेज होने लग गई हैं, क्योंकि आज माहौल मिल रहा है। उनको लग रहा है कि कांग्रेस के टाइम पर लेखक अगर लिखता तो लोग उसको पीटते, कहते ये क्या लिखता है वीडी सावरकर के बारे में। आज देश में वो माहौल उसको मिल रहा है कि वीडी सावरकर के बारे में लिखा जाए, क्योंकि जो देश की इस समय की लीडिंग पार्टी बीजेपी है उसको फेवर है वीडी सावरकर की तरफ, उनको पूछते हैं। गांधी जी की संसद के एक हॉल में फोटो लगी हुई है, एक हॉल में लगी हुई है फोटो नाथुराम गॉडसे की, सॉरी नाथुराम गॉडसे बोलो, गांधी जी की और वीर सावरकर की। और हुआ क्या था, मोदी जी ने जाकर के वीर सावरकर की तरफ आपका हाथ जोड़ लिए थे 2014 में। लोगों ने कहा, ये कहते हैं कि जो गांधी के पक्ष में है, यानी आपकी पीठ हो गई मोदी जी अब गांधी की तरफ, आपका तो पक्ष किसकी तरफ है, सावरकर की तरफ है। यानी सावरकर के हाथ जोड़ोगे तो गांधी की पीठ है, गांधी की तरफ पीठ है, और गांधी का हाथ जोड़ोगे तो सावरकर की तरफ पीठ है।
वीडी सावरकर जी और गांधी जी के बारे में, वो वर्ग होते हैं बच्चे, कौन व्यक्ति किस वर्ग का है, किस सोच का है, किस समझ का है, उसने उसके बारे में कितना सुना। क्या सिर्फ किसी एक आदमी ने कह दिया था कि गांधी जी महान है और आपने इस बात पर मान लिया गांधी जी महान है? या मैं आपसे कह दूं कि गांधी जी सही नहीं थे और आप मेरी वह बात मान लो? तो मानने मात्र का सवाल नहीं है, बात यह आपकी स्वयं की रिसर्च कितनी है, आपने गांधी जी के बारे में कितना पढ़ा है। सुनने की तो बात ही नहीं है कि आपके किसी महान टीचर ने आपको बताया, या आपके किसी तुच्छ टीचर ने आपको बताया, या आपके किसी मध्यम टीचर ने आपको बताया। बात मानने की नहीं है, बात है कि आप क्या समझते हैं, आप कितना अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया 1940 में पवनार महाराष्ट्र में। पहले सत्याग्रही गांधी जी ने कहा हर आदमी जाएगा कलेक्ट्रेट में जाकर के अपनी गिरफ्तारी देगा। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने। बताएंगे मैंने कितनी बार बताया प्रैक्टिस सेट में किस आंदोलन से जुड़े रहे। 80 प्रैक्टिस सेट पर कमांड चल रही है ना दोस्त, भाई निराश करोगे ना फिर देख लेना। दूसरे सत्याग्रही, परीक्षा दे के आओ तो आवाज आनी चाहिए कि भैया हाँ ये मैंने इस प्रैक्टिस सेट में किया था। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हैं। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हैं। ये बीपीएससी में पूछा गया था तीसरे सत्याग्रही कौन थे। ये लोग जाकर के अपनी भाषण देते थे और फिर गिरफ्तारी देते थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चला देश में। दरअसल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला है? 1939 से 45। पूरी दुनिया भिड़ गई आपस में। अब ये सही मौका था। अंग्रेजों ने क्या कहा कि भारतीय तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अब गांधी जी ने कहा यहां पर यार ये तो पहले ही पागल बना गए थे, जनता भी जानती है इस बात को पागल। अब की बार गांधी जी कह देते कि अंग्रेजों के साथ लड़ो तो लोग गांधी जी को पकड़ लेते। इस बार कहते क्या कहते हो यार, पहले में भी तुम ही कह रहे थे। तो कहने का मतलब है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यहां पर एक मुझे बताएं भारत छोड़ो आंदोलन जब था तो ब्रिटिश वायसराय कौन था? आप बोलेंगे ब्रिटिश वायसराय इस समय लिनलिथगो था। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा भी गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? लिनलिथगो कहता है कि भारतीय हमारे साथ है, इसने घोषणा कर दी बिना किसी अप्रूवल के। सब लोगों ने कहा पागल है क्या तू लिनलिथगो, कुछ भी कहता है, तुम्हारा साथ देके देख लिया हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कुछ हुआ थोड़ी। तो कहने का मतलब है 8 अगस्त 1942 को लिनलिथगो की मांग, उसका जो स्टेटमेंट था उसको नकार दिया गया और ग्वालियर टैंक, नहीं ग्वालियर टैंक, ये मुंबई में है, ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। नारा दिया गया अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। ये शास्त्री जी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोले मरना नहीं है मारना है। शास्त्री जी को आप जानते ही हैं, गजब आदमी है। क्या पाकिस्तान, इन्होंने कहा भारतीय सेना मुझे कल दोपहर का नाश्ता लाहौर में चाहिए, और भारत की सेना लाहौर पहुंच गई दोपहर 12:30 भारत का तिरंगा लाहौर के हेडक्वार्टर पर इस तरह से प्रशासनिक कार्यालय पर फहरा दिया गया। बोले शास्त्री जी लाहौर हमारा हो चुका है। 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध। ये बात कर रहे हैं पीओके की, ये बात कर रहे हैं आपका कि ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। शास्त्री जी 1965 का इंडिया, 1965 का भारत लाहौर में तिरंगा गाड़ चुका था। 93,000 सैनिक बंदी बनाए जा चुके थे, हमने छोड़ दिए, लाहौर छोड़ दिया क्योंकि शास्त्री जी पर दबाव बनाया गया ताशकंद समझौते का, जिसमें शास्त्री जी की जान चली गई। भारतीय सेना या भारत की जनता इसमें कम दम नहीं है, लेकिन बात है भारत में कुछ लोग जो राजनीति करते हैं उस तरह की, जिनको भारत माता से प्रेम नहीं है, तो उस समय पर हमारे देश को घाटे होते रहे हैं। ताशकंद समझौते के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए किस तरह शास्त्री जी की जान गई, जान चली गई शास्त्री जी की। शास्त्री जी के सेक्रेटरी की जान चली गई। आज तक किसी को यह नहीं पता उनके सेक्रेटरी किसने मार दिया, जहर दे दिया। शास्त्री जी को जहर दिया गया, पता ही नहीं है कुछ। देश के मात्र 2 वर्ष के प्रधानमंत्री, जिसने ये जो आप पढ़ते हैं ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति 1970, श्वेत क्रांति जैसे विचार उन्होंने, उनका वर्गीज कुरियन उनका चेला है, एमएस स्वामीनाथन उनके चेले थे, ये उनके शिष्य हैं, जिनको उनके द्वारा बैठ करके उन्होंने देश में, अमेरिका से हम गेहूं मंगाते थे,
अमेरिका कभी हमको गेहूं देता, कभी नहीं। हमारे यहाँ भुखमरी जैसे हालात रहते। शास्त्री जी से मना कर दिया अमेरिका ने, गेहूं नहीं देंगे। शास्त्री जी ने कहा अमेरिका तेरी क्या औकात है, हम भारत की भूमि है, हम एक साल में इतना अन्न पैदा करेंगे कि हम दुनिया को देंगे। शास्त्री जी ने देश से आह्वान किया कि जो भी जगह जहां हल चलाया जा सकता है वहां हल चलाइए। राष्ट्रपति भवन तक में हल चलाया गया, कच्ची छतों पर सब्जियां बोई गई। इतना उत्पादन देश का बढ़ा कि वो अमेरिका जो गुर्रा था हमको गेहूं देने में, वो गेहूं मांगने आ गया। शास्त्री जी विशेष आदमी थे। उन्होंने कहा मरो नहीं, मारो, मरना नहीं है। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई। लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है, आपका प्रश्न पूछा गया था कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो नाथुराम गोडसे के भाई थे। 3 भाई हैं इनके, दत्तात्रेय गोडसे, गोविंद गोडसे और गोपाल गोडसे। बहुत बढ़िया भैया, मैंने 47 सेट पूरे कर लिए हैं, आप कुछ भी पूछ लो। दोस्त मैं नहीं पूछूंगा, मैं तो बस आपसे चाहूंगा कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करके आएं। आपने जो कुछ भी सीखा है वो नौकरी में कन्वर्ट होना चाहिए, आज नहीं तो कल। ये हौसला मैं तुमसे चाहता हूं कि जिस दिन तुम मिलो उस दिन मैं और आप मित्र गले मिलें और आपकी एक आवाज़ आए कि भैया मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी नौकरी के लिए। बस वो मैं चाहता हूं कि मित्र आपको सफल हो ही जाना है, हर हाल में सफल होना है, इतना संघर्ष करना है ना। आगे आएंगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब अगला टॉपिक आएगा हमारा शहीद भगत सिंह जी। यहाँ हम कल 5 प्रमुख लोगों के बारे में पढ़ेंगे, शहीद भगत सिंह और आपका शहीद भगत सिंह जी के बाद में हमारा टॉपिक इनका चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जानेंगे, राजगुरु सुखदेव के बारे में जान लेंगे और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कल का, जरूर पढ़ने आना। सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कि गांधी जी फांसी रुकवा सकते थे या नहीं रुकवा सकते थे। एक मेरा मित्र है, भाई साहब का नाम तो नहीं ले सकता, राम छवि, जब से जमनालाल बजाज का नाम आया था ना शुरू में क्लास में, वो शुरू से बस अब तक उन्होंने एक कमेंट किया है, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज सीकर में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी। बस बेटा सिलेक्शन का एस भी नहीं हो पाएगा तेरा। एक कड़वा है, मैं तुम सोचते हो ना तुम्हें खुश करने के लिए बोलता रहूं, तुमको लाठी पड़नी चाहिए, तुमको खाना तक भी नहीं देना चाहिए। और तुम्हारा हक है तुम्हारे घर के खाने पे। क्या कर रहे हो तुम अपने घर के लिए? सुबह शाम रोटी खा लेते हो, ये नहीं सोचते कि कल जब इनको रोटी देने की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा। अभी बस ऐसे ही बैठ के खाना खा रहे हो मजे में, मस्ती में, लेकिन जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब उनको खाना कौन देगा? उस बारे में कभी सोचा? तुमको खाना इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि काम करना होगा। इसीलिए मित्र सिलेक्शन लेना है तो तुमको भी सोचना होगा कि सिलेक्शन लेने के लिए अच्छा अध्ययन करना होगा। ऐसे नहीं कि जो सुनना है तो तब कहीं और कमेंट्स कर रहे हैं। बेटा बर्बाद हो जाओगे, और जब बर्बाद हो जाओगे तब दुनिया में कितने भी लेक्चर किसी को दोगे कोई नहीं सुनेगा। आप क्या कहते हो? आबाद व्यक्ति कम आबाद हो उसकी सुनवाई है, उसकी बातें सुनी जाती हैं। बर्बाद व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो कितना बर्बाद है या कितना नहीं है, उसको सिरे से समाज नकार देता है। तो नकारने या खुद को नकरवाने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं मित्र, आप खुद को साबित करने के लिए पैदा हुए हैं। सिर्फ बहुत अध्ययन करो, बहुत पढ़ो, ठीक है। कल हम इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और फिर कल ही हमारा आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। कुछ टॉपिक हैं हमारे, जैसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था, मैं आज देख लूँगा कौन कौन से टॉपिक हमारे बचे हुए हैं। एक हमारा बंगाल के नवाब बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक, क्योंकि प्लासी और वो तो पढ़ ही लिए, तो 15 मिनट का टॉपिक है। कन्नौज भी 20 मिनट का टॉपिक है। बंगाल के नवाब हो गया। एक विजयनगर साम्राज्य है, ये थोड़ा 40-45 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। विजयनगर कहने का मतलब है 2-3 दिन में हम इस पर कवर कर लेंगे। और याद रख लेना, फिर समय बचाना है आप लोगों को। स्टैटिक जीके ज्वाइन करें। स्टैटिक जीके के लिए मैं मैराथन लेके ही आऊँगा पेपर से पहले। स्टैटिक जीके के लिए अब से पहले बहुत प्रयास किए हैं। 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में पूरी स्टैटिक जीके देने का तुमको प्रयास किया है, अथक प्रयास। जहाँ कहीं से मुझसे खोज करके, रिसर्च करके जो कुछ मुझे लगा एक परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, वो आपके लिए पहुँचाया है।
बहुत सारे बच्चे मेरे पास क्वेश्चन है कि जी भैया मैं स्टैटिक जीके बहुत बार अच्छे से कर चुका हूँ, मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ स्टैटिक जीके के, कहीं मुझको दिखते हैं इक्का दुक्का छूटेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो मुझसे भी छूट जाएगा मित्र। बात है इंपॉर्टेंट कि जो होता है जिसको कोई और बच्चा करके आएगा वो तुमने छोड़ दिया, वो तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगा। जो कोई और बच्चा करके आएगा ना, बात अदर की है। मैं कहता हूं आप 20 क्वेश्चन करके आए जीएस में, लेकिन किसी और बच्चे ने 21 कर दिए तो आप उससे पीछे रह गए ना। लेकिन आप कहेंगे भैया करने लायक तो 22 क्वेश्चन थे, तो जो करने लायक 22 करेगा, बात 40 और 45 स्कोर करके आऊंगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं मेरा 45 टारगेट है जीएस में। तो मूर्ख हो तुम, टारगेट बनाते हो। टारगेट होना ही नहीं चाहिए, टारगेट का कोई महत्व ही नहीं है। महत्व तो यह है कि इस 50 में से 30 क्वेश्चन करने लायक थे और सच में करने लायक थे, और आपने वो 30 कर दिए। और बाकी बच्चे कर रहे हैं, करने लायक में से कोई 25 कर पा रहा है, कोई 24 कर पा रहा है, कोई 17 कर पा रहा है कर लायक में से, कोई 13 कर पा रहा है, कोई 8 करके आएगा, कोई 29 करके आएगा। तो जो 30 करके आएगा वो सुप्रीम है। टारगेट नहीं बनाना है, बात है कि जो करने लायक था वो होना चाहिए। जो करने लायक पर्सन नहीं है उसको मित्र सब छोड़ देंगे। तो इतना सकारात्मक परीक्षा तक रहना है कि कुछ छूटता है वो बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो होना चाहिए था मैंने किया है नहीं किया है। ठीक है मित्र, तो कल की क्लास को पढ़ेंगे अच्छे से और ऊर्जावान रह के तैयारी करो। अभी परीक्षा में 1.5 महीना बचा हुआ है लगभग, लेकिन तुम्हारी एनर्जी हाइक पर होनी चाहिए, अपर और शानदार तरह से। वीररस की कविताएं मत सुनना, आसमान फाड़ दो धरती हिला दो, इन सब की आवश्यकता युद्ध पे होती है। ये सब मोटिवेशन, आपको तलवार लेने वाला मोटिवेशन तब जरूरत होती है जब सेना अस्थायी हो, जैसे बाबर ने दिया। एक छात्र को तो शांतचित्त रहना चाहिए, उसको वीररस की पंक्तियों से दूर रहना है, उसको बस अपने ऊपर भरोसा करना है, भैया मैं करके दिखाऊंगा। कि मेरा प्रॉमिस है खुद से किए वादे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप अन्य लोगों से कितने वादे करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, वो टूटते रहते हैं। इंसान अक्सर खुद से किए हुए वादे को, या जिसको वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सम्मान देता है, उसको किए गए वादे को निभाने के लिए वह काम करता है। वह काम करिए। मिलते हैं कल। थैंक यू। सुनेंगे एक बार, रुको सर आज क्या 3 बजे? हाँ मैंने आपको बता दिया है कि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर से 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आज शुरू होगा फिर से। जो बच्चे उसको अच्छे से कर चुके थे, जिनको रिवीजन करना है, जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस बनानी है, आज फिर से उसी जीएस को फिर से रिवाइज करा देंगे। आपके पेपर 1.5 महीने तक तो काफ़ी कुछ शानदार रिविजन करा देंगे। अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, मैं देख लूँगा उन टॉपिक को और वो हम करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।